हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो वापस से हम आपको एक चैप्टर में मिल रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये आप ये जरा देखिएगा कि आईएसआई में पीएनसी, यहां मैं कहूं कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों ही चैप्टर्स आते हैं अगर हम ओलंपियाड की बात करें तो। अगर हम कॉम्बिनेटोरिक्स की बात करें तो यहां पर आप एक चीज देखिएगा कि इसके क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब मिलते हैं। तो आज हम सारे ही क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सीएमआई के कुछ क्वेश्चंस ले रहे होंगे, आईएसआई 2024 का क्वेश्चन ले रहे होंगे। मतलब ऑलमोस्ट हम सारे पीवाईक्यूज तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट हाँ जितने हो पाएंगे, जितने अच्छे पीवाईक्यूज हैं वो सारे हम कवर कर रहे होंगे। जैसे अगर मैं आपको एक तौर पे बताऊं तो यहां पर देखिए ये वाला जो है आईएसआई 2013 का बहुत अच्छा पीवाईक्यू है। अगर देखा जाए तो ये वाला बहुत अच्छा पीवाईक्यू है। ऐसे हम बहुत सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे होंगे। जैसे देखा जाए तो ये सीएमआई 2011 का पीवाईक्यू है। ठीक है, मतलब कुछ आसान भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ दिमागदार भी हैं, कुछ लॉजिकल हैं, और सारे ही पीवाईक्यूज आज अपन देख रहे होंगे। तो दिल थाम के बैठिए। सबसे पहले यार आपको एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है? अपनी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। तो मार्क योर अटेंडेंस वाई सेंडिंग हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि यार हमें भी लगे कि यार बच्चों का प्यार कितना है, कौन कौन बच्चे क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, और आप हमें कमेंट में बताया करो कि आपकी और क्या डिमांड्स हैं। हम देखो ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स आपकी पूरी करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हमारी कोशिश हमेशा रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, लेकिन पीएनसी में पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। देखो अगर देखा जाए तो यूजीए का जो अगर मैं बात करूं लेवल है वो जेई मेन से थोड़ा सा ऊपर रहता है, जेई एडवांस के ऑलमोस्ट कम रहता है। लेकिन यूजीबी का जो लेवल है वो जेई एडवांस से अबव रहता है। तो आज हम यूजीए के काफी सारे पीवाईक्यूज और सीएमआई के बहुत सारे पीवाईक्यूज कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ यूजीबी का पोर्शन भी लेंगे बाद में। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, लेक्चर को एंड तक देखिएगा। और जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो मेरी आपसे हमेशा एक ही गुजारिश रहती है कि यार पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना होता है कि आपको ये पीवाईक्यू दिखा तो आप एक 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करें, आधा मिनट के लिए ही करें, लेकिन उसको एक बार सोचें कि यार आप क्वेश्चन में क्या क्या सोच रहे हो, ऑब्जर्वेशन क्या है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे तो आपका माइंड उस तरीके से डेवलप नहीं होगा। ये मेरी हर बच्चे से गुजारिश रहती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले कुछ हम पीवाईक्यूज ले रहे हैं, आसान आसान पहले पीवाईक्यूज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो पहले ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 8 स्टूडेंट। 20 आइडेंटिकल चॉकलेट से उनको 8 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट ईच स्टूडेंट गेट्स एटलीस्ट 1 चॉकलेट एंड एटलीस्ट 2 स्टूडेंट गेट एटलीस्ट 2 चॉकलेट एग्जैक्ट ईच। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन समझो, ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है। हम ऑब्जर्वेशन पार्ट पे आते हैं। ऑब्जर्वेशन पार्ट इज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि यार क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 आइडेंटिकल चॉकलेट्स। अब कई सारे बच्चे हैं ना इसका आंसर फटाफट दे भी रहे। ठीक है, जैसे अगर चॉकलेट्स हैं, ठीक है, अब आपके पास जो है वो बच्चों 20 चॉकलेट है, 20, उसमें आपको 8 स्टूडेंट में ये क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 8 स्टूडेंट्स के अंदर ये चॉकलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, सो दैट कि हर स्टूडेंट को कम से कम एक चॉकलेट तो मिले, और एग्जैक्टली 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट को एटलीस्ट 2 चॉकलेट मिले। तो यार सबसे पहले आपने काम किया कि अगर सर मेरे पास 8 स्टूडेंट है, जैसे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 से लेके स्टूडेंट 8 आपके पास स्टूडेंट है, इनमें आपको सबको एक एक देनी है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बताओ आप यार कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मेथड लगेगा। तो यहां पर देखो बच्चों, मुझे बेगर्स मेथड ही लगता हुआ दिख रहा है, और बहुत आसान तरीके से लगता हुआ दिख रहा है। आप ये देखो कि आपके पास 20 चॉकलेट है, 8 को कम से कम एक एक देनी है, तो आपने एक एक दे दी, सबको एक एक दे दी। तो एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, एक इसको दे दी, सबको एक एक दे दी। तो 20 में से जब आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 12 चॉकलेट्स बची। भाई आपने क्या किया, आपने कि एक तो सबको दे दी, अब बच गई आपके पास 12 चॉकलेट्स। अब देखो 12 चॉकलेट में आपको ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट ऐसे हैं इनमें से जिनको क्या मिल रही है, 2 चॉकलेट्स मिल रही हैं। तो आपने क्या किया,
8C2 से पहले 2 स्टूडेंट चूज करें। भाई 8 स्टूडेंट है, 8 में से कोई 2 चूज कर ले, क्योंकि हर वे में आपको 2 ही स्टूडेंट को देनी है। तो आपने 8C2 से 2 स्टूडेंट चूज कर लिए और उनको एक एक चॉकलेट और थमा दी। तो अब आपके पास 12 में से 2 और चली गई, तो 10 चॉकलेट्स बची। अब इन 10 चॉकलेट्स को आपको 8 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, जिनमें किसी को 0 भी मिल सकती है, किसी को 1 भी मिल सकती है, और किसी को क्या पूरी की पूरी मिल जाए। तो आप एक बार बताओ, अगर आपको 10 चॉकलेट्स को 8 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 10 आइडेंटिकल थिंग्स को 8 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप यहां पर बेगर्स मेथड लगाओगे। 10 प्लस, अब आपका कितने स्टूडेंट है? 8 माइनस 1, सी 8 माइनस 1। तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों? 10 और 8 18, 18 में से बन गया 17, सी 7। तो यहां पर बच्चों आपके पास सबसे पहले आपने क्या किया? आपने एक एक चॉकलेट दे दी, आपके पास 12 बची। फिर 12 बची तो आपने 8C2 से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, उनको एक एक और दे दी। फिर आपके पास जो है फिर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। फिर आपने 17C7 से जो आपके पास क्या कर दी, वो जो बची कुची 10 चॉकलेट्स थी, उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज। तो बच्चों जो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो क्या आएंगे? 8C2 इंटू 17C7। तो ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ऐसे जो भी लोग जेई के लिए जैसे एग्जाम अभी दिया है, जेई मेंस जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, उन सभी को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। तो मैं धीरे धीरे लेवल अप करूंगा। पहले मैंने बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया है, इसके बाद अब मैं धीरे धीरे आपको और अच्छे क्वेश्चन यहां पर करा रहा हूं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं एक और बहुत छोटे से, बहुत मजेदार से। मैं आपको कुछ सिंपल पहले क्वेश्चंस ले रहा हूं, देन आपको धीरे धीरे लेवल अप करूंगा। तो यहां देखिए, ये वाला क्वेश्चन आईएसआई 2011 में आया था। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है आपसे? इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से 3 कपल्स सिट अराउंड अ राउंड टेबल, एक राउंड टेबल पे 3 कपल आपको बिठाने हैं, सच दैट क्या कह रहा है कि मैन एंड वुमेन अल्टरनेट, मतलब मैन एंड वुमेन तो क्या है? अल्टरनेट आए। जैसे यहां पर अगर कोई राउंड टेबल है तो यहां मैन आ जाए तो यहां वुमेन आए, फिर यहां मैन आ जाए तो यहां वुमेन आए, मतलब मैन के दोनों अराउंड वुमेन आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैन जो है वो आपस में एक साथ कभी ना बैठे। ठीक है, फिर आपसे क्या कह रहा है कि नन ऑफ कपल सिट टुगेदर, कोई भी कपल साथ में ना बैठे। तो अब यहां ऑब्जर्वेशन आप सभी लोगों ने लगाया कि सर एक सर्कुलर टेबल है, एक क्या है? सर्कुलर टेबल है, एक सर्कुलर टेबल है, इसमें हमें 3 कपल बिठाना। तो भैया 3, जैसे मैन 1, मैन 2 और मैन 3। अब इसकी जो वाइफ है वो वुमेन 1, ये कपल की, और ये है वुमेन 3। ये हमने 3 कपल बना दिए। अब हमें बिठाना है यहां पर इनको कि ऐसे कि भैया मैन वुमेन ऐसे बैठे, और कोई भी कपल जो है वो क्या नहीं आए? सिट टुगेदर, साथ नहीं आए। जैसे यहां पर मैन 1 आ गया, यहां पर एक बात बताओ, यहां पर अगर मैन 1 आ गया तो यहां पर क्या आए? वुमेन 1 ना आए, यहां भी वुमेन 1 नहीं आ सकता, मतलब यहां दोनों जगह वुमेन 1 नहीं आ सकता। तो सबसे पहला काम, आप सभी लोगों ने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा है। ये क्वेश्चन किसका है? सर्कुलर परम्यूटेशन का। तो आप सभी लोगों ने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया। अब इनमें से आपको क्या करना है कि सर अगर मैं मैन को पहले बिठा लूं या वुमेन को पहले बिठा लूं, किसी को भी आपको यही करना होता है। सबसे पहले आपने मेंस को बिठा दिया, जैसे मैन 1, मैन 2 और मैन 3। ठीक है, अब लेकिन ये जो है ये क्या है? ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, मे भी दूसरे टाइप का अरेंजमेंट आए। तो आप क्या करो, यहां पर आपने क्या किया? ये 3 पोजीशन आपने सेट करी, 1, 2 एंड 3। अब 3 पोजीशन पे 3 आदमियों को बिठाने का तरीका सर्कुलर में क्या होता है? 3 - 1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल दैट इज 2। तो आपने तीनों आदमियों को किस तरीके से बिठाया? तीनों आदमियों को इस तरीके से बिठाया कि भैया ये सर्कुलर में आ जाए, और कितने तरीके से? 2 तरीके से आ सकते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास यहां पर मैन 1 आ गया, ये मैन 2 आ गया, और यहां पर मैन 3 आ गया। अब आपको पता है कि भैया ये जो कपल है इसकी जो है पार्टनर, मतलब वुमेन 1, ये यहां पर नहीं आना चाहिए, मतलब यहां भी नहीं आए और यहां भी नहीं है।
तो क्या पोजीशन बची सर? अगर मैन 1 यहां है तो भैया वुमेन 1 यहीं आएगी। अब वुमेन 2 यहां नहीं आ सकती, यहां नहीं आ सकती, तो वुमेन 2 की पोजीशन भी फिक्स हो गई और वुमेन 3 की पोजीशन भी फिक्स हो गई। तो आप सभी ने यहां पर एक चीज देखी कि सर यहां पर जो है अगर मैं मैन की पोजीशन फिक्स करता हूं तो वुमेन की पोजीशन ऑटोमेटिकली फिक्स हो रही है, मतलब उसको आप रीअरेंज नहीं कर सकते। लेट सपोज मैन 1 यहां है तो वुमेन 1 यहां पर आएगी। मतलब आप एक चीज देख रहे हो कि अगर आपने मेंस की पोजीशन फिक्स कर दी तो आप उस अरेंजमेंट में वुमेन की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो अरेंजमेंट है वो केवल मेंस का होगा, वुमेन्स का नहीं होगा। तो यहां से आप एक चीज समझिए, क्योंकि बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्या है कि पहले मैन को फिट कर दो और फिर वुमेन के लिए 3 चॉइस बची। तो भैया आप एक बार बताओ मैन 1 के लिए, वुमेन 1 के लिए चॉइस कौन सी है? एक ही तो चॉइस है बिठाने की। जैसे ही मैन 1 फिक्स होगा वुमेन 1 के पास ओनली सिंगल चॉइस बचेगी। तो आपके पास जो अरेंजमेंट है उसके तरीके कितने होंगे? टोटल वेज कितने आ जाएंगे? टोटल वेज बताओ, टोटल वेज कितने आ जाएंगे? 2 ही आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई पॉसिबल तरीका यहां नहीं है। आप एक बार कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में जब भी बात करें तो सबसे पहले आपको एक की पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरे को अरेंज कर सकते हो। बट यहां पे जैसे ही आपने मेंस की पोजीशन फिट करी तो वुमेन के लिए कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, उसकी पोजीशन फिक्स है। मैन 1 अगर यहां है तो वुमेन 1 को यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया है कि नो कपल, नन ऑफ द कपल सिट टुगेदर। बात समझे यहां पर? तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान तरीके पे था। एक और बढ़िया क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर जेई वाले बच्चों ने सबने पढ़ रखा है, ये वाली चीजें सभी लोगों ने पढ़ रखी होती है। ये वाला क्वेश्चन ही एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते पहले। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईएसआई में पूछा गया है। यहाँ वही लॉजिक है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, मजा आएगा यार, करो एक बार। The sum of all distinct 4-digit number, ठीक है, that can be formed using the digit 1 2 3 4 5। मतलब आपको जितने भी 4 डिजिट के नंबर बने इन डिजिट से, इन 5 डिजिट से जितने भी 4 डिजिट के नंबर आप बना सकते हो उन सभी का सम चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखो कि टोटल नंबर कितने बन रहे हैं। तो आपने देखा कि भैया टोटल नंबर्स कितने बन रहे हैं, तो आप गए कि यार आपके पास 4 पोजीशन है और ये 5 नंबर फिट करने, और यहां पर बोला गया ईच डिजिट अपीयरिंग एट मोस्ट 1, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। तो भैया यहां पर इस पोजीशन पे 5 में से यहां पर कितने तरीके? 5 4 3 2, मतलब कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 120 वेज है जिस तरीके से आप ये टोटल नंबर्स बना सकते हो। तो इन 120 नंबर्स का आपको क्या चाहिए? एडिशन चाहिए, आपको समेशन चाहिए। तो आप कैसे करें? तो यहां पर एक बात बताओ, आप सभी लोगों ने जेईई में भी पढ़ा होगा, एक तरीका होता है, और इस तरीके से पहले मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाता हूं जो आप सभी लोगों ने बहुत पहले से सीख रखी है। स्कूल्स में फुल मार्क्स लेके आते थे, बताओ यार, सारे मार्क्स फुल आते थे आपके जब आप कोई भी, जैसे आप यहां पर कर रहे हो, जैसे यहां पे लिख लिया 361, ठीक है, यहां पे लिख लिया 424 और यहां पे लिख लिया 212, ठीक है। अब अगर आपको इन तीनों नंबर का एडिशन करना है तो आप कैरी ओवर एडिशन करते थे पहले ना, कैसे? 4 और 1 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7, ठीक है। यहां पर एक काम कर लो, यहां पर 4 कर लो, कैरी ओवर में यहां पर देखते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 5 और 2 7, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12, यहां पर कितना आ जाएगा? 12, 1 कैरी गया, 3 और 1 4, 4 और 4 8, तो यहां पर आ गया कैरी होके 1027। तो मतलब ये समीशन आ गया, दिस इज कॉल्ड कैरी ओवर समीशन, ठीक है, कैरी ओवर। अब लेकिन एक और समेशन मैं आपको सिखाता हूं जिसमें विदाउट कैरी ओवर हम करेंगे, और वही हमारे इस क्वेश्चन की खास बात है। कैसे? सर देखो यहां पर मैंने लिया, देखो बड़े ध्यान से देखना, यहां पर मैंने लिया 361, यहां पर 424 और यहां पर लिखा 242। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले यूनिट डिजिट्स का समेशन कर लिया। कैसे आएगा? 4 और 1 5, 5 और 2 7, ठीक है। फिर मैंने यहां पर इनका समेशन कर लिया, 6 और 2 8, टेंस प्लेस के डिजिट का, यहां पर आ गया सर 12, और यहां पर कितना आ जाएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है आपको? अब आपने 7 को मल्टीप्लाई किया 1 से क्योंकि यूनिट प्लेस है, ठीक है। 12 को डिवाइड किया, 12 को मल्टीप्लाई किया 10 से क्योंकि टेंस प्लेस है, और 9 को मल्टीप्लाई किया 100 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 900, ये आ गया 120 और ये आ गया 7, तो ये आ गया आपके पास 1027। तो अभी जब आपको बहुत सारे नंबर्स का समेशन चाहिए तो आप क्या करते हो? आप यूनिट प्लेस की डिजिट का
क्या कर लो, एडिशन कर लो और उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। आप क्या करो, यहां पर 10th प्लेस की डिजिट का सम कर लो और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहां पर 100 प्लेस की डिजिट का सम कर लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको एडिशन कर दो, तो आपके पास वही समेशन आ जाएगा जो कैरी ओवर में आ रहा था। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, अब समझते हैं। अब आपके पास क्या है, 5 नंबर 1 2 3 4 5। आपको पता है, देखो कैरी ओवर विदाउट कैरी ओवर आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखो ये 5 नंबर्स है आपके पास, इन पांचों से आपको 120 नंबर्स बन रहे हैं और उनका समीशन करना है। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे यहां पर 4 डिजिट का नंबर है, अब यूनिट प्लेस पे 1 आ जाए, ऐसे कितने नंबर्स होंगे यूनिट प्लेस पे 1 आने वाले? तो आपने देखा कि सर इसके पास जो है अब 4 चॉइस बची, इसके पास 3, इसके पास 2, तो यहां पर जो ये जो है 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। सर यूनिट प्लेस पे 2 आ जाए, वो भी क्या होंगे, 24 नंबर्स ही होंगे। यूनिट प्लेस पे 3 आ जाए, वो भी 24 नंबर्स होंगे। यूनिट प्लेस पे 4 आ जाए, वो भी 24 नंबर्स होंगे। और यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, वो भी 24 नंबर्स होंगे। मतलब टोटल जो हो गए 120 नंबर्स हो गए, ठीक है। और यही 120 नंबर्स का आपको समेशन करना है। अब मुझे एक बात बताओ, 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, और मेरे को यूनिट प्लेस पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 120 में, उनका सबका समेशन चाहिए। तो आप एक बात बताओ, 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, सम 1 आ रहा है। सर 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे सम 2 आ रहा है। 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे सम 3 आ रहा है। 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे सम यूनिट प्लेस डिजिट 4 आ रही है। और 24 ऐसे नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस पे डिजिट 5 आ रही है। तो अब ये जितने भी यूनिट प्लेस पे डिजिट्स थी, सबका समेशन ये रहा। अब इसमें जो है वो 24 कॉमन ले लिया, तो यहां आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो यहां बच्चों आ जाएगा आपके पास 5 और 4 9, 9 और 3 12, और ये आ गया 15। तो 24 × 15 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 360। तो आपके पास यूनिट प्लेस की डिजिट्स का जो सम है, सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, सम ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, जो बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 360। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। सर ऐसे ही जो 10th प्लेस की डिजिट है वो भी क्या आ रही है, 1 जो है वो 24 बार आ रहा है, 2 जो है वो भी 24 टाइम्स आ रहा है, 3 जो है वो भी 24 टाइम्स आ रहा है। तो सम ऑफ 10th प्लेस डिजिट कितना आ रहा है बच्चों, फिर से वापस 360। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये जो 4 डिजिट का नंबर है 1 2 3 4, इसकी ये जो यूनिट प्लेस की डिजिट है इसका समेशन 360 आ रहा है। 10th प्लेस की डिजिट है इसका समेशन भी 360 आ रहा है। 100 प्लेस की डिजिट है इसका समेशन भी 360 आ रहा है। और 1000 प्लेस की जो डिजिट है उसका समेशन भी 360। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो भी 24 टाइम्स है, 2 है वो भी 24 टाइम्स है, तो सबका समेशन जो है वो तो 360 आ रहा है। तो अब यहां पर जो है हम टोटल सम पता करते हैं बच्चों। टोटल सम जो है वो कितना आ जाएगा, आपको पता है मैंने क्या किया था, 360 × 1 + 360 × 10 + 360 × 100 + 360 × 1000, ये आएगा बच्चों, बिल्कुल। तो अब इनका समेशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 360 100 360 00 360 0 और यहां आ जाएगा 360। तो ये समेशन कितना आ जाएगा, 069993। तो 39960 जो है वो आपका क्या है, आंसर है 39960। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको ये वाला मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें कैरी ओवर हम नहीं करते, और यही इस क्वेश्चन में सिखाया जाता है। आपने सीखा होगा जब आप पीएनसी पढ़ रहे हो, जेई में भी, और जितनी भी जगह आप पढ़ रहे हो सभी जगह ये मेथड बताया जाता है। सुनाओ बच्चों, यहां तक समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझ नहीं आता है बच्चों को क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते। अगर मैं बेसिकली बात कहूं तो ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड पीवाईक्यू है। जिसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर लिया, ठीक है, वो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। और लिटरली बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपसे क्या बोला जा रहा है, कंसीडर 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्स आपके पास है। अब इन 3 बॉक्स के बाद बोला जा रहा है कि ईच कंटेनिंग 10 बॉल्स लेवल्ड 1 से लेके 10, मतलब 3 बॉक्स आपके पास हैं, हर बॉक्स के अंदर 10 बॉल्स हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास बॉक्स 1 है, ये आपके पास बॉक्स 2 है, और ये आपके पास बॉक्स 3 है। ये आपके पास क्या है, बॉक्स 1, ये आपके पास क्या है, बॉक्स 2, और ये आपके पास बॉक्स 3।
तीनों के अंदर 10-10 वॉल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे 10-10 वॉल्स है, हर के ऊपर नंबरिंग है, मतलब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही तीनों बॉक्सेस की जितनी भी वॉल्स हैं हर के ऊपर नंबरिंग है 1 से लेकर 10 तक। फिर बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, 1 वॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द ईच बॉक्स। आपको क्या करना है कि आपने हर बॉक्स से एक एक बॉल निकाली, डिनोट वाई एन आई, आपने उस पर नंबर डाल दिया एन आई। मतलब जैसे लेट सपोज आपने बॉक्स 1 से बॉल निकाली तो यहां पर डाल दिया N1। अब ये 5 नंबर की बॉल थी और वो कौन से है, N1 से है। ऐसे ही आपने लेट सपोज इससे 2 नंबर की बॉल निकाली और बॉक्स 2 से आई, इसलिए उस पर छप्पा लगा दिया N2 का। और ऐसे ही आपके पास जो आपने बॉक्स 3 से जो भी बॉल निकाली उस पर ठप्पा लगा दिया N3 का। अब ये बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, in which walls can be chosen such that N1 जो हो वो N2 से छोटा हो और फिर वो N2 जो हो वो N3 से छोटा हो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपने लेट सपोज इससे 5 नंबर की बॉल आई तो इससे जो है वो 7 नंबर की बॉल आए और इससे 8 नंबर की बॉल आए, मतलब 7 से बड़े नंबर होना चाहिए, ये चलेगा तरीका। लेकिन अगर आपने जैसे इधर से 5 नंबर निकाला तो यहां पर 4 और यहां पर 3 नहीं आ सकता। मतलब ये जो है ये कह रहा है कि N1 जो है वो सबसे छोटा होना चाहिए। तो अब इसको सोचा कैसे जा सकता है बच्चों के लिए, बच्चे सोचने गए कि यार सर हर बॉक्स से एक बॉल निकालनी है तो 10C1 से एक बॉल निकाले, लेकिन उसको इससे कैसे कंपेयर करें कि इसमें जो नंबर आया वो इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसको एक और तरीके से सोचो आप, एक बहुत सिंपल तरीके, सिंगल लाइन ऑब्जर्वेशन आप एक तरीका सोचो, बहुत सिंपल, बहुत साधारण एक तरीका सोचो। लेट सपोज यार ये क्वेश्चन सिमिलर है। लेट सपोज आपने क्या किया कि आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके पास 10 नंबर्स हैं। आप सोचना बड़े ध्यान से, आपके पास 10 नंबर्स हैं। आपने क्या किया, इन 10 में से कोई भी 3 नंबर चुने, 10 में से कोई भी 3 नंबर चुने। अब एक नंबर इसको दे दिया, एक नंबर इसको दे दिया और एक नंबर इसको दे दिया। कितने तरीके से दिया सर, देने का तरीका तो एक ही है, बिकॉज N1 छोटा है, N2 बड़ा है, फिर N3 बड़ा है। मतलब आपने जो भी नंबर 3 चूज किए होंगे, एक नंबर इसको पकड़ाया होगा, एक नंबर इसको पकड़ाया होगा और एक नंबर इसको पकड़ाया होगा, और पकड़ाने का तरीका एक ही है बिकॉज वहां पर कंडीशन लगी हुई है। तो ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सिमिलर है कि सर हमारे पास लेट सपोज 10 नंबर्स हैं या 10 बॉल्स हैं, इनमें से मैंने कोई 3 चूज करी, एक इसको पकड़ा दिया, एक इसको पकड़ा दिया और एक इसको पकड़ा दिया, तो सिमिलर निकलने के तरीके वही हो गए। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बॉल निकालनी है बट उस पर कंडीशन लगानी है कि भैया इससे जो निकले वो सबसे छोटी हो, फिर इसकी बड़ी हो, फिर इसकी बड़ी हो। तो ये तो सर सिमिलर टाइप है कि मैं 10 में से कोई 3 बॉल चुन लूं और फिर फिक्स पैटर्न में इनके पास चिपका दूं। भाई इतने ही तरीके से निकल सकते। देखो लेट सपोज आपने कोई 3 नंबर, कितने तरीके आ सकते, लेट सपोज यहां पर 1 आया तो यहां पर क्या है आपके पास, यहां पर 2 से लेके 10 तक कोई भी आ सकता है, 2 से लेके 10 तक कोई भी आ सकता है। लेट सपोज 2 आया तो यहां पर 3 से लेके 10 तक कोई भी आ सकता है। तो एक पैटर्न बना 1 2 3, एक पैटर्न बना 1 2 4, ऐसे 5 से लेके 10। तो भैया ये कितना बना बताओ 1 2 3, मतलब ये क्या बना 3 से लेके 10 तक। कितनी चॉइस 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक भैया सर यहां पर आ गई आपके पास 10 - 3 + 1, मतलब 8 चॉइसेस आ गई। ठीक है, 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 2 6, कितनी चॉइस आ गई, 8 चॉइस आ गई। सर हाँ बिल्कुल, ये वाली बात भी सही है। फिर सर यहां पर जैसे ही 1 3 तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 से लेके 10 तक, मतलब 7 चॉइसेस आ गई। या तो ऐसे कर लो, फिर हर को आपको जोड़ना पड़ेगा, एडिशन। बट ये सर ये इसी सवाल का आंसर है कि आपने से 10 में से कोई 3 नंबर चूज करे और एक पैटर्न से बिठा दिया। सिमिलर सोचो, वही पैटर्न है। मतलब आप इसमें जितने तरीके रखोगे ये उसी सवाल का आंसर होगा कि मैंने 10 में से 3 नंबर चूज किए और इनको यहां फिक्स पैटर्न में लगा दिया। तो देखो आप भी ऑब्जर्वेशन करो, मैं कर तो वही रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर 1 2 3 रखा, अब 3 से लेकर 10 तक मैं सारे नंबर रख सकता हूं, तो यहां 8 चॉइस हो गई। फिर मैंने यहां 1 3
तो यहां पर सर 4 5 से 6 से लेके 10 तक मतलब 7 चॉइसेस हो गई। तो सर कर तो मैं वही रहा हूं कि 10 में से 3 नंबर चुन रहा हूं और उनको एक ही फिक्स पैटर्न में लगा दे रहा हूं। मतलब 10 में से 3 नंबर चूज किए और उनको लगाने का तरीका कितना, एक। तो यहां आ जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8, और यहां आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहां आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 3, तो यहां आ जाएगा टोटल 120 वेज जो हैं। इतने तरीके से आप चुन सकते हो कि यहां पर क्या आ जाए, इतने तरीके से चुन सकते हो कि यहां पर n1 इज लेस देन n2 इज लेस देन n3 आ जाए। तो आपका आंसर 120 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की खास बात ही यही है कि ऑब्जर्वेशन जिसका स्ट्रांग होगा ना वो इसको फटाफट से कर जाएगा। जो ये सोचने जाएगा कि पहले मैं 10C1 से एक बॉल चुनूं, उसको नंबर क्या, फिर तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने इसमें से जो भी बॉल चुनी उसका नंबर लेट सपोज 1 है, तो यहां पर 2 से 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर लेट सपोज मैंने एक बॉल चुनी जिसका नंबर 2 है, तो फिर यहां पर मेरे पास 8 चॉइसेस हैं। या तो वो काउंटिंग करो, या एक बात सोचो, क्योंकि मैंने कैसे सोचा कि जब मैं ऐसे काउंटिंग करने जा रहा था ना, तो मैंने सोचा कि यार ये तो वही क्वेश्चन है कि जहां पर मैं 10 में से कोई 3 नंबर चूज कर रहा हूं और उनको एक फिक्स पैटर्न में रख दे रहा हूं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है आपके पास सारी, बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, आईएसआई 2018 का सवाल है। अच्छा सवाल है, और इन सवालों से पता है क्या होगा बच्चों, एक बात समझो, हमारे लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम बस कर दे रहे हैं। हमारा फिक्स मोटो है कि यार आप तक ये चीजें पहुंचाना। यार आईएसआई के पेपर 1 में तो जेई मेन से बस हल्का ऑब्जर्वेशन आता है ऊपर लेवल का, ठीक है। यूजीबी के सवाल जो है आरएमओ बेस्ड सवाल है, उनके भी कुछ सेशन हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो यहां पर एक बात बताइए, आपको क्या कहा जा रहा है, सपोज रॉजर हैज 4 आइडेंटिकल ग्रीन टेनिस बॉल्स, उसके पास 4 ग्रीन बॉल्स हैं, ऐसे लिख लिया करो, एंड 5 आइडेंटिकल रेड टेनिस बॉल्स, मतलब ये 5 रेड जो हैं वो आपके पास टेनिस बॉल है। इन हाउ मेनी वेज रॉजर अरेंज दीज 9 balls in a line so that no 2 green balls are next to each other, मतलब कोई भी ग्रीन बॉल साथ ना बैठे। एंड ये इंपॉर्टेंट बात कही यार इन सब ने कि no 3 रेड बॉल्स आर टुगेदर। मतलब सर अगर यहां तक क्वेश्चन था तो ये तो बच्चे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा बढ़ा दिया तो अच्छा हो गया। ये कह रहा है कि सर 4 ग्रीन बॉल हैं, 5 रेड हैं, पहली कंडीशन ये है कि कोई भी ग्रीन बॉल साथ ना बैठे। तो सर यहां पे तो स्ट्रिंग मेथड, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं गैप मेथड, ठीक है सर। एंड नो 3 ग्रीन रेड बॉल्स आर टुगेदर, कोई भी रेड बॉल भी साथ नहीं है, 3 रेड बॉल कभी भी साथ नहीं है। तो आपने सोचा कि सर सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि इस वाले पे काम करता हूं कि 2 ग्रीन बॉल्स, यहां पर एक काम करते हैं, एक सेकेंड, ये कह रहा है नो 2 ग्रीन बॉल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो आपने एक काम किया कि सर यहां पे तो मुझे एक ही तरीका आता है कि पहले मेरे पास रेड बॉल के लिए 5 चॉइस है, तो पांचों पे मैंने रेड 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 बिठा दिया, पांचों पे मैंने रेड 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 बिठा दिया, और आइडेंटिकल है तो बिठाने का तरीका एक। तो यहां पर सबसे पहले मैंने पांचों पे रेड 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 बिठा दिया, कितने तरीके से, रेड 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 ग्रीन बॉल्स दे दी, कितने तरीके से, एक तरीके से। अब यहां पर गैप कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे 4 ग्रीन बॉल बिठानी है इन 6 पोजीशंस पे। तो यहां पर 6C4 से मैंने 4 पोजीशन चुनी, और फिर एक तरीके से मैंने, क्योंकि ग्रीन जो है वो आइडेंटिकल है, तो एक तरीके से मैंने यहां पर क्या बिठा दिए, ग्रीन बॉल्स बिठा दी। तो यहां पर जो है नो 2 ग्रीन बॉल्स, no 2 green balls are next to each other are together, इसके तरीके हो गए 6C4। मतलब 6C4 तरीके से आप ये कर सकते हो कि भैया आपने अरेंजमेंट किया कि भैया जिसमें ग्रीन बॉल साथ ना बैठे। बट लेकिन सर इसके अंदर वो केसेस भी हैं जिनमें 3 रेड बॉल साथ आ रही हैं, तो अब मुझे वो केसेस घटाने हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देखो, ये कितना आ रहा है, 6 × 5/2 × 1, मतलब 15 वेज ऐसे हैं
टोटल 15 तरीके हैं जिनमें ग्रीन बॉल साथ नहीं आ रही हैं, कोई भी 2 ग्रीन बॉल साथ नहीं आ रही है। बट सर इनके अंदर वो तरीके भी तो इन्वॉल्व हैं जिनमें 3 रेड बॉल साथ आ रही है। तो एक बात बताओ, आपके पास कितनी रेड बॉल है? 5 रेड बॉल है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले सोचा कि सर मेरे पास 5 रेड बॉल हैं, तो मैं एक काम करता हूं कि पहली 3 रेड बॉल को एक साथ कर दूं। अब आप कहोगे कि सर पहली 3 क्या कोई भी 3 ले लो, ये तो सभी आइडेंटिकल। तो मैंने कहा अभी सोच, 1 मिनट सोच कि तूने क्या किया, पहली 3 बॉल को आपने क्या किया, पहली 3 रेड बॉल को साथ कर दिया। तो अब आपने इनको एक स्ट्रिंग में बांध दिया कि भैया 3 रेड बॉल साथ आ गई, कोई भी 3 रेड बॉल साथ आ गई, और बाकी ये रही। अब इनको बिठाने का तरीका कितना, एक, ठीक है, एक। और लेट्स सपोज आप ऐसे मत करो, आप ये करो कि आपके पास अब 4 पोजीशन है, तो आपने यहां पर क्या बिठाया, चारों ग्रीन बॉल्स को बिठा दी, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन और ये ग्रीन। ये तरीका एक हो गया, ठीक है। अभी यहां कितना आ रहा है, RRR यहां आ रहा है। अब आपने क्या किया कि RRR को सर मैं बीच में करना चाहूंगा, तो भैया एक R यहां आ गया, एक R यहां आ गया। एक तरीका ये आ जाएगा, एक ग्रीन, एक ग्रीन, एक ग्रीन और एक ग्रीन, चारों ग्रीन सर साथ में है भाई, एक तरीका ये हो गया। फिर आपने क्या किया कि सर अब मैं लास्ट में 3 RRR को रखूंगा, तो यहां पर आ गया R और यहां पर आ गया R, यहां पर G, यहां पर G, यहां पर G और यहां पर G, फिर चारों ग्रीन बॉल। तो ये जो 3 तरीके हैं ऐसे हैं जिनमें 3 R साथ आ रहे हैं, इनके अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसमें 3 R साथ आ रहे हो, क्योंकि 3 ही R साथ करने, 2 R अलग अलग है। तो एक बार RRR को यहां रखा, एक बार बीच में रखा और एक बार लास्ट में रखा। तो आपने क्या किया, अब टोटल बेस कितने हो गए आपके पास भाई, पहले कितने थे 15, 15 में से 3 ऐसे तरीके हैं जिनमें तीनों RRR साथ आ रहे हैं, तो भैया क्या आ गया, टोटल कितने हो गए 12 बेस। ऐसे ऑब्जर्वेशन जब करोगे ना तभी मजा आएगा बच्चों, ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल है, टोटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड सवाल। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास 12 तरीके ऐसे हैं जिनमें आपके पास दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं कि कोई भी 2 ग्रीन बॉल भी साथ नहीं आ रही हैं और 3 रेड बॉल साथ नहीं आ रही। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ISI 2018 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन बहुत एक लॉजिक क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लेट 10 रेड बॉल्स हैं, 10 व्हाइट बॉल्स हैं, वी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में 10 रेड बॉल्स 10 व्हाइट बॉल्स को अरेंज करना है सच दैट 10 ईच आर आइदर साइड ऑफ अ सेंट्रल मार्क। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास 10 जो है वो रेड बॉल्स है, 10 जो है वो व्हाइट बॉल्स है, एक सेंट्रल मार्क है। ये क्या है, एक सेंट्रल मार्क है। अब इस सेंट्रल मार्क के इधर भी 10 बॉल्स होनी चाहिए और इधर भी 10 बॉल्स। मतलब उसके कहने का तात्पर्य ये है कि भैया एक सेंट्रल मार्क के लेफ्ट साइड भी 10 बॉल्स हो और राइट साइड भी 10 बॉल्स हो। यहां तक के क्वेश्चन में तो ये था, द नंबर ऑफ सच सिमेट्रिकल अरेंजमेंट अबाउट द सेंट्रल मार्क। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेंट्रल मार्क के दोनों साइड जो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। अब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है समझिए, ये सेंट्रल मार्क है, अगर आपने इधर R R R रेड 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 व्हाइट व्हाइट, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे चलाया, तो इधर भी रेड 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 व्हाइट व्हाइट, मतलब ये जो है इसका जो है मिरर इमेज हो। तो आप एक बात बताइए, आपको ऐसे क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट करना है। तो यहां एक लॉजिक सोचा आप सभी लोगों ने, क्या लॉजिक हो सकता है सर? सर एक लॉजिक ये कहता है कि आपके पास टोटल 10 रेड है 10 व्हाइट है, 20 बॉल्स हैं, सेंट्रल मार्क के राइट साइड 10 होनी चाहिए, सेंट्रल मार्क के लेफ्ट साइड 10 होनी चाहिए और सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिर्फ सिमेट्रिकल कब हो सकता है बच्चों, एक बात बताओ, सिमेट्रिकल तब हो सकता है जब 5 रेड इधर है तो 5 रेड उधर हो। क्यों? क्योंकि अगर आपने लेट सपोज इस सेंट्रल मार्क के, लेट सपोज आपने इस सेंट्रल मार्क के इधर 4 रेड और 6 व्हाइट रखी, तो इधर क्या हो गई 6 रेड 4 व्हाइट, बट ये जो है ये नॉट सिमेट्रिकल है। ये क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। भाई ये कैसे सिमेट्रिकल हुआ? तो सेंट्रल मार्क के अराउंड सिमेट्रिकल कब हो सकता है, जब इधर 5 रेड हो 5 व्हाइट और इधर भी 5 रेड हो और 5 व्हाइट हो, तभी ये क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो सकता है। भाई दोनों साइड क्या हो,
5 रेड 5 व्हाइट और इधर भी 5 रेड 5 व्हाइट। मतलब इधर जो है, अब एक और चीज, अब जो अरेंजमेंट आप राइट साइड करोगे वही लेफ्ट साइड होना है। कैसे? कि लेट सपोज आपने इधर रेड बॉल चूज करके रखी, तो इधर आने पे रेड बॉल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो तरीका आप इधर अपना रहे हो वही तरीका इधर होगा। लेट सपोज आपने इधर आपने कोई भी तरीके से रेड रखी, तो इधर इस पोजीशन को बढ़ने का तरीका क्या हो गया? एक। क्यों? क्योंकि जो इधर आएगा वही इधर आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको केवल इस सेंट्रल मार्क के राइट साइड जो है इधर अरेंजमेंट करना है, राइट साइड अरेंजमेंट करना है। अगर आप राइट साइड अरेंजमेंट कर गए तो लेफ्ट साइड जो अरेंजमेंट है इसी का सिमेट्रिकल है, मतलब यहां जो अरेंजमेंट किया वही यहां आएगा। तो उसको रखने का तरीका तो एक ही है, मतलब आपको केवल इधर राइट साइड अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब क्वेश्चन समझ आया कि आपको क्या करना है, सेंट्रल मार्क के राइट साइड जो है उसी का अरेंजमेंट निकालना है, लेफ्ट साइड का अरेंजमेंट तो उसी के अकॉर्डिंग परफेक्ट फिट है। तो उसको रखने का तरीका तो एक ही हो गया। तो आपको जो नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 10 रेड एंड 10 व्हाइट इन अ लाइन, वो सॉरी 5 रेड एंड 5 व्हाइट इन अ लाइन। अब टोटल कितनी बॉल? 10 बॉल्स। तो अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल, बट 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज 5 आइडेंटिकल और ये भी 5 आइडेंटिकल। और फिर आपने राइट साइड अरेंजमेंट कर दिया तो यहां पर लिख लो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए भैया। राइट साइड अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। जब राइट साइड अरेंज हो गई तो लेफ्ट साइड को अरेंज करने का तरीका कितना? 1। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको फैक्टोरियल 2 से करते हैं। अरे फैक्टोरियल 2 क्यों है? जो आप राइट साइड रख रहे हो वही तो लेफ्ट साइड आएगा। तो राइट साइड रखने के तरीके क्या है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। तो यहां पर जो है बच्चों ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई? क्लियर है? तो यहां पर देखो बच्चों यार, आईएसआई में जो पीवाईक्यूज हैं यूसीए में स्पेशली, वो प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड आते हैं पीएनसी में कि हाँ भैया आपको ये ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न के सवाल तो अलग बात कहेंगे, बट ये वाले सवाल आपको आने चाहिए। मजा आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार, आईएसआई 2019 का सवाल, टोटल ऑब्जर्वेशन बेस्ड, सिंगल लाइन आंसर, सिंगल लाइन सिंगल लाइन सिंगल लाइन आंसर। अब सिंगल लाइन आंसर है, आप इसको थोड़ा सा सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो इसके बारे में। आपने जब देखा ये क्या कह रहा है, यू आर गिवन अ 4x4 चेस बोर्ड एंड आस्क्ड टू फिल इट विद 5 3x1 pieces and 1 1x1 pieces. Then over all such filling, the number of square that can be occupied, the number of square that can be occupied by 1x1 piece. मतलब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझाता हूं पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आया बहुत सारे बच्चों की। यही शिकायत है कि लेट सपोज ये आपके पास कोई चेस बोर्ड है जो क्या है 4x4 का है, 4x4 का चेस बोर्ड बना ले। ठीक है, ठीक है भैया। ये 4x4 का चेस बोर्ड। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि सर ये जो है 5 पीसेस जो हैं वो 3x1 के हैं, ऐसे मतलब उनके अंदर क्या है, एक रो है और 3 जो है वो आपके पास कॉलम है। मतलब या कहूं तो मैं क्या कहूं, 3x1 का मतलब हो गया आपके पास 3 स्क्वायर का एक पीस है, 3 छोटे छोटे 1x1 के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो और एक जो है वो 1x1 का है। तो अब आप एक बात बताओ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर भाई 4x4 का है तो 16। अब ये क्या हो गया, 5x3 कितने हो गए आपके पास? 15। भाई 3x1 के 5 स्क्वायर है तो टोटल क्या हो गए? 15 स्क्वायर हो गए और एक ही हो गया 1, तो 16 स्क्वायर हो गए। अब ये कह रहा है कि आप इसको 5 ये पीस हैं, 5 कैसे पीस हैं? ऐसे। 5 कैसे पीस हैं? ऐसे। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा,
और एक ये रहा, और एक ये अकेला पीस है। इनको आपको इसमें फिट करना है, और ये कह रहा है कि ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट देखो या मुझे ऐसे स्क्वायर्स बताओ जिनमें ये फिट हो सकता है। तो ऐसे स्क्वायर्स बताने हैं जिनमें ये फिट हो सकता है। तो आपने सोचा कि यार सर इसमें क्या किया जाए कि ये भाई बात तो वही है कि आप इनको अरेंज करने के टोटल अरेंजमेंट तरीके बता दो कि इनको कैसे अरेंज किया जा सकता है। तो पहले मैंने सोचा कि लेट सपोज ये जो स्क्वायर है, क्या कर सकते हैं आप, एक बात सोचो कि लेट सपोज एक 3x1 यहां आ गया, 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 और एक 3x1 आ गया, तो एक यहां पर बैठ गया, यही। तो पहले मैंने सोचा कि लेट सपोज ये जो स्क्वायर है ये कॉर्नर पे आ रहा हो, तो भैया कॉर्नर पे आ रहा है तो इस तरीके से हो सकते हैं। सर अगर इस तरीके से है तो अगर ऐसे आ जाए तो, भाई एक तरीका और देख लें कि सर ऐसे आ जाए तो, मैंने कहा देख 4x4 बना देता हूं, ठीक है। फिर देखा कि सर अगर मैं इसको इस कोने पे ले लूं, मैंने कहा ले ले भाई, दे एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, और एक यहां आ जाएगा। सर ये इस कॉर्नर पे हो गया, अगर इस कॉर्नर पे आए तो तीसरा तरीका, और इस कॉर्नर पे आए तो चौथा तरीका। मतलब कॉर्नर्स पे तो जो आ रहे हैं वो 4 वेज आ रहे हैं। मतलब इस सिंगल स्क्वायर को कॉर्नर पे फिट करने के 4 तरीके, आप चारों कॉर्नर पे फिट कर सकते हो एक सिंगल स्क्वायर को। तो ये जो पांचों 3x1 के हैं ये आराम से इजीली तरीके से फिट हो सकते हैं। सर ये तरीका आ गया। अब एक बात आई कि सर एक चीज मुझे बताओ कि अभी जो है ये चारों कॉर्नर पे आ रहा है, अब मैं कॉर्नर के अलावा कहीं और रखूं, कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। देखो लॉजिक यही है, सोचना ऐसे ही है कि सर मैंने अभी तक जो है वो कॉर्नर पे रखा है, अब मैं सोच रहा हूं कि ये कॉर्नर पे ना आए, बाकी किसी जगह आ जाए। तो मैंने फिर से वापस से एक ये बनाया कि सर मैं वापस से एक स्क्वायर बना लेता हूं, फटाफट से बना लेता हूं एक स्क्वायर, कि सर एक स्क्वायर फटाफट से बना लेता हूं। एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, ठीक है सर, एक ये रहा, एक लाइन ये 4x4 का बनाया था हम फटाफट से, ठीक है सर। मतलब ये कॉर्नर पे नहीं आए, बाकी सब जगह आ जाए। तो अब मैंने क्या किया कि सर इसको कॉर्नर पे नहीं आने के लिए मैंने क्या किया, चारों कॉर्नर जो है पहले ही फिल कर दिए। तो एक 3x1 का यहां बैठा दिया, एक 3x1 का यहां बैठा दिया, ठीक है, एक 3x1 का एक, चारों कॉर्नर फिल करने ना मुझे, चारों कॉर्नर फिल करने। तो मैंने क्या किया, एक तरीका अपनाया कि सर लेट सपोज ये एक कॉर्नर यहां फिल कर दिया, एक कॉर्नर यहां फिल कर दिया, ठीक है, एक कॉर्नर यहां फिल कर दिया, और एक कॉर्नर मैंने ये जो है चारों कॉर्नर पहले ही फिल कर दिया। मैंने कह दिया कि भैया सिंगल स्क्वायर जो है वो कॉर्नर पे नहीं आना चाहिए। तो मेरे पास 5 3x1 के थे, तो मैंने 4 3x1 के पहले ही फिट कर दिए कॉर्नर्स पे कि भैया तुम पहले ही फिक्स करके बैठ जाओ, क्योंकि कॉर्नर पे मुझे सिंगल वाला स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे चारों कॉर्नर फुल हैं तो एक भी ऐसा तरीका बता दो कि भैया एक 3x1 और एक सिंगल यहां रख दो, आ ही नहीं सकता भाई, ओवरलैप हो नहीं सकते। तो सिंगल वाला स्क्वायर कैसे आ सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नो सच पॉसिबल केस इज देयर, कोई भी पॉसिबल केस नहीं है, नो सच पॉसिबल केस। तो यहां पर जो टोटल वेज आ गए बच्चों, टोटल तरीके जो आ गए वो कितने आ गए, 4। टोटल तरीके कितने आ गए, 4। 4 तरीके ऐसे हैं जिस तरीके से आप इस सिंगल स्क्वायर को, या 4 स्क्वायर्स ऐसे हैं जहां पर ये सिंगल वाला स्क्वायर आ सकता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां तक अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। एक और बहुत मजेदार क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं, ये वाला दैट इज ISI 2014 का क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक काउंटिंग का क्वेश्चन है। अगर काउंटिंग अगर आपको आती है तो बहुत मजा आ जाएगा। सिस्टमैटिक काउंटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ऑसम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यूजिंग ओनली द डिजिट्स 2 3 एंड 9, 2 3 एंड 9 तीनों डिजिट्स को यूज करके हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच इज डिविजिबल बाय 6। मतलब ये कह रहा है कि भैया आपके पास 2 3 और 9, ध्यान से समझना, 2 3 9 इन तीनों डिजिट को यूज करके ऐसे नंबर बनाने हैं। ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल हो। तो आप एक बात बताओ, जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा, 6 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा वो भैया 2 एंड 3 दोनों से बोथ डिविजिबल होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए।
और 2 से डिविजिबल कोई नंबर हो और एक ही डिजिट इवन है इसके अंदर, तो आपको पता है 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो लास्ट में 2 होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा और इसके अंदर एक ही इवन डिजिट है। तो आपको ये तो पता लग गया कि जितने भी नंबर्स बनेंगे उन सब में लास्ट में 2 तो आएगा ही आएगा। अब भैया 3 से डिविजिबल, आपको देखना है कि डिविजिबल y 3 होना चाहिए सर, डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 के लिए आपको पता है कि सिंगल कंडीशन होनी चाहिए कि सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। ये सभी को पता है। तो अब आप एक बात बताओ कि आपके पास डिजिट कौन सी है, 2, 3 एंड 9। तो अब जितने भी डिजिट्स हैं उनका समेशन जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितनी भी बार 3 आए नंबर में, सम ऑफ डिजिट तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल। 9 आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये जो 2 है ये मुझे खत्म कर देगा। लेट सपोज यहां पर 9 9 9 9 9, तो यहां तक का जो सम ऑफ द डिजिट है वो तो 3 से डिविजिबल हो गया, लेकिन जब आप जैसे ही +2 करोगे तो आपके पास जो है सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। तो सर 2 आपको नंबर में रखना है बच्चों, 2 आपको नंबर में रखना है और सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, 2 कितनी बार आए कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, क्योंकि 9 कितनी भी बार आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 कितनी भी बार आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 2 पे कंडीशन है। तो यहां पर देखो या तो क्या आए 2 2 2 आए, भाई कम से कम 3 2 तो कम से कम नहीं एग्जैक्टली या तो 3 2 होने चाहिए, तभी नंबर जो है बाकी 3 पोजीशन पे आप कुछ भी रख लो, 9 रख लो, 3 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो सम है ये डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा, ये डिविजिबल बाय 3 आ जाएगा, या एग्जैक्टली क्या आ जाए 2 2 2 2 2 2, या तो 6 2s आए या 3 2s आए। तो या तो क्या आ जाए 3 2s आ जाए, या आपके पास क्या आ जाए 6 2s आ जाए। अब 6 2 का तो क्या आ गया, एक पॉसिबल केस ये रहा, तो इसको क्या कर देंगे, ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल है भाई, 2 से भी डिविजिबल और 3 से भी डिविजिबल है, तो एक पॉसिबल केस तो ये हो गया। अब अगर 3 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं, तो आप कोई 3, ये मैं पोजीशन नहीं भर रहा, आप कोई 3 नंबर और कौन से चुन सकते हो भैया, तीनों 9 आ जाए, ठीक है, यहां क्या आ जाए भैया 2 9 1 3 आ जाए, या 1 9 2 3 आ जाए, या तीनों 3 आ जाए। तो अब आपके पास ये जो है डिजिट्स आ गई कि भैया ये डिजिट्स से आपको नंबर्स बनाने, भैया 3 2 और 3 9 से नंबर बनाने, तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे देखो फटाफट से भाई, लास्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक है 4 5 6, लास्ट में तो आपको 2 ही रखना है। तो यहाँ कितने बचे, यहाँ पे बच गए 2 2s बच गए, ठीक है 2 तो क्या हो गए 2 हो गए, या मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे क्या बच गए 2 तो 2 हो गए, और क्या हो गए 3 9 हो गए। अब इनको यहां पर 5 जगह अरेंज करना है, कितने तरीके हो गए भैया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो ये पॉसिबल केस हो गया। अब फिर से आपने देखा कि सर यहां पर 1 2 तो यहां बिठा दिया, तो कितने हो गए भैया, कितने हो गए 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 भैया, सर 1 2 तो यहां गया, तो 2 तो क्या हो गए 2 2 हो गए, ठीक है, और 1 2 9 हो गए और 1 3 हो गया, ठीक है यही है। अब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सर एक ये तरीका हो गया, और सर 1 2 3 4 5, फिर 6 1 2 को यहां बिठा दिया, तो आपके पास 2 2 हो गए, और क्या बच गया भैया 2 2 हो गए, और एक क्या हो गया 9 और एक हो गया 3। तो यहां पर जो हो गया 5 फैक्टोरियल, भाई इन पांचों को अरेंज करना है, कैसे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर आप गए भैया 6 डिजिट, फिर 2 को बिठा दिया, फिर क्या आ गए 2 2 आ गए, और क्या आ गया 3 3 आ गए, तो यहां आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो अब आप देखो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 5c2 है, मतलब 10 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास 5c4, वो 5c4 नहीं है, यहां पर आ जाएगा आपके पास 5 4 3 और 2 और 1, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 3 2 जा 6 6 5 जा 30, तो 30 ये हो गया, और ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, भाई यहां पर देखो ना 2 9 है 1 3 है, 2 9 है 1 3 है, 2 9 है 1 3 है, 9 3 3, ये वाला जो तरीका है, हाँ ये वाला जो तरीका है ये इसका ही सेम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, तो ये टोटल कितने तरीके हो गए 30 30 60 60 और 2 80, और एक तरीका ये रहा, तो 81 जो है वो आपका क्या हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इस क्वेश्चन में सिस्टमैटिक काउंटिंग है टोटली, कि भैया आपको सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 2 रखना है। यूनिट प्लेस पर जैसे ही 2 रखा आपने तो देखा कि यार आपके पास 5 नंबर बचे हुए हैं। अब वहां पर 9 आ जाए, 3 आ जाए, सम ऑफ द डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता है 1 2 तो आपको चाहिए जो यूनिट प्लेस पे, तो और आपको सम भी 3 से डिविजिबल करना है, तो आपको या तो 3 2 होने चाहिए या 6 2 होने चाहिए। तो 6 2 का तो एक ही केस हो गया, और 3 2 पे ये 4 केस बने थे, और चारों केस के जो आंसर्स थे वो ये रहे। इससे जो है 10 नंबर बनेंगे, इससे 30, इससे 30 और इससे 10। तो टोटल 80 नंबर्स ये हैं, 1 नंबर वो बच रहा, तो टोटल 81 नंबर्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर लिखने वाले। ठीक है, चलिए ये वाले क्वेश्चन में मजा आया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब धमाकेदार ये वाला क्वेश्चन परम्यूटेशन पे भेज दिया है, परम्यूटेशन या डिक्शनरी पे कह लूं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वर्ड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ द वर्ड परम्यूट, परम्यूट एक वर्ड है बच्चों आपके पास, परम्यूट एक वर्ड है आपके पास, ठीक है, इज परम्यूटेटेड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड डिफरेंट रिजल्टिंग, क्या कह रहा है, डिफरेंट रिजल्टिंग वर्ड्स आर रिटन डाउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब वही रैंक। ठीक है, ऑल्सो नोन एज डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक है सर, ये वाली बात भी सही है। इररेस्पेक्टिव और वेदर वर्ड हैज मीनिंग और नॉट, मतलब आपको डिक्शनरी के बेस पे अरेंज करना है, हो सकता है उसका कोई मतलब हो या ना हो। ठीक है, तो आपको 720th पोजीशन पे जो नंबर आने वाला है वो बता दो। तो आप एक बार बताओ कि अगर आपके पास कोई नंबर है PERMUTE, तो अब यहां पर आपने देखा कि यहां पर टोटल वर्ड्स जो बन रहे होंगे, टोटल वर्ड्स, तो आप एक बार बताओ 7 फैक्टोरियल अपॉन कितनी बार है, E 2 बार है, तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आपके पास टोटल वर्ड्स बन रहे होंगे। इन वर्ड्स में जो 720th पोजीशन पे जो नंबर आए डिक्शनरी के हिसाब से वो आपको बताना है। तो आपने एक चीज सोची कि सर 720th पे जो नंबर आए वो आपको बताना है। सर अगर मैं यहां ढंग से सोचूं तो यहां पर सबसे पहले मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता हूं, ई, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा एम, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा पी, फिर क्या आ जाएगा आर, फिर क्या आ जाएगा टी और फिर यू। ठीक है, ये जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो यहां ध्यान से देखो कि जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड वो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा EEMPRTU, वही फर्स्ट वर्ड तो डिक्शनरी के हिसाब से यही बनेगा। और जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से लास्ट वर्ड क्या बन रहा होगा, लास्ट वर्ड क्या बन रहा होगा, लास्ट वर्ड भैया सबसे लास्ट में ये आएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर ई। लास्ट वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से ये बन रहा होगा। लेकिन आपको 720th पे चाहिए, तो आपने देखा कि यार 720th पे सबसे पहले मैं देखता हूं कि ई से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर बनेंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं टोटल, कितने लेटर है, 7। तो पहली पोजीशन पे ई फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन बची। 6 पोजीशन पे 6 आपके पास लेटर है, कौन कौन से, EMPRTU। तो ई से स्टार्ट होने वाले आपको एक चीज बताओ कि कितने नंबर्स बन रहे होंगे ई से स्टार्ट होने वाले। तो आपने देखा कि सर ई से स्टार्ट होने वाले नंबर्स, आपने एक ई को तो यहां फिक्स कर दिया, बचे कुछ आपके पास क्या है, 6 लेटर है, और 6 लेटर में कोई रिपीटिंग नहीं है भैया, एक ई को हटा दो तो आप यहां देख रहे हो 3 ये 3 ये, 6 के 6 जो हैं वो क्या है, डिफरेंट लेटर्स हैं, मतलब कोई रिपीटिंग नहीं है। तो 6 लेटर्स को अरेंज करने का तरीका क्या, 6 फैक्टोरियल दैट इज 720। तो यहां से एक बात समझ में आई कि मुझे 720th वर्ड चाहिए, तो ई से स्टार्ट होने वाले नंबर ही टोटल 720 हैं। तो मतलब एक बात समझ में आई कि मैं ई से स्टार्ट होने वाला लास्ट का नंबर जो है, वो लास्ट का जो लेटर वर्ड है वो मुझे चाहिए। मतलब ई से स्टार्ट होने वाला लास्ट का वर्ड अगर मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो ई से स्टार्ट होने वाला लास्ट का वर्ड क्या होगा भाई, ई आ जाए यहां पर। अब ई से स्टार्ट होने वाला पहला वर्ड क्या होगा भैया, पहला वर्ड तो ये रहा। ठीक है, मतलब ई से स्टार्ट होने वाला ई यहां आ गया, फिर आपके पास ये जो 5 लेटर आ रहे होंगे, फिर क्या आ जाए, ई आ जाए, फिर ई आपका खत्म हो गया, फिर क्या आ जाए, एम से स्टार्ट होने वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाए आपके पास, पी से स्टार्ट होने वाला आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन, लास्ट वाला वर्ड क्या होगा, ई,
ई और फिर क्या आ जाएगा आपके पास यू, ई और फिर क्या आ जाएगा यू, यू के बाद फिर लास्ट का वर्ड क्या होगा, क्योंकि देखो ए बी सी डी सारा अल्फाबेटिकल खत्म करके अब लास्ट का वर्ड जो है आपके पास क्या आ रहा होगा, टी, लास्ट का लेटर। फिर क्या आ रहा होगा आपके पास आर, फिर क्या आ रहा होगा पी, फिर क्या आ रहा होगा एम और फिर क्या आ रहा होगा ई। यही होगा आपका 7, क्योंकि हमें ई से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स में पता लगा कि यार मेरे पास टोटल 720 वर्ड्स बन रहे हैं, मुझे लास्ट का वर्ड चाहिए ई से स्टार्ट होने वाला, तो यही जो होगा वो 720 होगा। क्यों? क्योंकि ई का सबसे, ई से स्टार्ट होने वाला सबसे लास्ट कौन सा होगा यू, फिर यू से स्टार्ट होने वाला सबसे लास्ट का कौन सा होगा टी, टी के बाद फिर लास्ट आर, फिर पी, फिर एम, फिर तो ई ही बचा। तो अब देख लेते हैं ई यू टी आर पी एम ई, यही जो है वो आपका ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए सुनाओ बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सीएमआई 2011 का। इसके आगे आने वाला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है, दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आईएसआई 2013 और सीएमआई 2011। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जो आप सभी को करने हैं। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और टोटली ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। सीएमआई के मैं आपको बताता हूं ना, ओलंपियाड बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं या सीएमआई बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ बिजनेस मीटिंग, एक बिजनेस मीटिंग में ईच पर्सन शेक्स हैंड विद ईच अदर, हर आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, केवल एक आदमी को छोड़ के मिस्टर एल, क्योंकि मिस्टर एल अभी तक पार्टी में पहुंचे नहीं है। ये आगे क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सिंस मिस्टर एल अराइव्स आफ्टर, मतलब जैसे ही मिस्टर एल पहुंचे तो कुछ आदमी पार्टी को छोड़ के जा चुके थे। तो भैया जब कुछ आदमी पार्टी को छोड़ के जा चुके थे तो ही शेक्स हैंड ओनली विद दोज पीपल प्रेजेंट, मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट थे सबसे हाथ मिलाया। अब यहां पर ये बोला गया, क्वेश्चन अभी तक क्या कह रहा है कि भैया एक बिजनेस मीटिंग चल रही है जिसमें कुछ लोग प्रेजेंट है, सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया एट मोस्ट वंस, मतलब एक ही बार हाथ मिलाया सबने एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या किया भैया इसने कि सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया, ईच पर्सन हैंड्स विद ईच अदर पर्सन वंस, एक एक बार हाथ मिलाया, विद एक्सेप्शन ऑफ मिस्टर एल अराइव्स, मिस्टर एल मतलब मिस्टर एल के अलावा सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया। जब मिस्टर एल पहुंचे तो कुछ लोग छोड़ के जा चुके थे, इसीलिए जब मिस्टर एल पहुंचे तो कुछ लोग छोड़ के जा चुके थे, इसीलिए जो बचे कुचे लोग थे उनसे मिस्टर एल ने हाथ मिलाया। ठीक है भैया, जब मिस्टर एल ने हाथ मिला लिया, इफ द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज एग्जैक्टली 100, तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे मिस्टर एल के पहुंचने से पर। ठीक है भैया, ऐसे कितने नंबर। तो अब आपको एक बात बताया, आपको एक चीज आती है कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक, सर मुझे NC2 आता है, उस कंसेप्ट को कैसे लगाऊंगा? तो मैंने कहा let total members present before मिस्टर एल। मैंने मान लिया कि मिस्टर एल के पहुंचने से पहले n लोग प्रेजेंट थे, तो टोटल जो हैंडशेक होंगे वो होंगे NC2। भाई मिस्टर एल को छोड़ के NC2 हैंडशेक हो गए होंगे। अब व्हेन मिस्टर एल अराइव, जब मिस्टर एल पहुंचे तो नंबर ऑफ पीपल हु लेफ्ट पार्टी, भाई जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे ऐसे कितने लोग हैं? के लोग। तो भैया मिस्टर एल ने कितने लोगों से हैंडशेक किया होगा? भैया n- के लोगों से। लेट्स सपोज आप एक सोचो कि यार 50 लोग थे पार्टी में, मैं जब पहुंचा तो 15 छोड़ चुके थे, तो पहले जो हैंडशेक हुए वो 50C2 हुए, और फिर जब मैं छोड़ के पहुंचा तो 35 लोग बचे थे, तो मैंने 35 लोगों से ही हाथ मिला लिया, मतलब टोटल हैंडशेक कितने होंगे? 50C2 प्लस 35, यही हो सकता है। अब ये कह रहा है कि टोटल हैंडशेक जो हुए वो कितने हैं? वो है सर 100। तो सर यहां पर एक बात बताओ कि सर टोटल हैंडशेक कितने हुए? भैया पहले NC2 हुए, फिर मिस्टर एल ने n- लोगों से हाथ मिलाया और ये 100। अब यहां n और k की वैल्यू चाहिए। आप कहोगे सर एक ही तो इक्वेशन है, कैसे फिर n और k की वैल्यू निकालें? बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन जो आदमी बहुत बढ़िया तरीके से लगाएगा उसका ही क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए सोचते हैं, एक तरीका सोचो सर NC2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। लेट्स सपोज मैंने सोचा कि 10C2 निकालूं पहले, तो 10C2 कितना हो जाएगा? 10 × 9 डिवाइड बाई 2 × 1, तो यहां पर ये 5 टाइम्स कटेगा तो 9 × 5 45 हो जाएगा। सर अगर मैं यहां पर जैसे 15C2 देखूं तो आ जाएगा 15 × 14 डिवाइड बाई 2 × 1, तो यहां आ जाएगा 105। तो एक बात तो सर है
कि n की वैल्यू 15 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। मतलब NC2 जो है, अगर मैं 14C2 निकालूं तो यहां आ जाएगा 14 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो यहां आ जाएगा 91। मतलब सर n की जो वैल्यू है 14 या 14 से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर NC2 ही 15C2 हो गया तो वो तो 100 से ऊपर चला गया। तो मतलब जो है n की वैल्यू जो है वो 14 या 14 से छोटी होनी चाहिए। तो लेट सपोज मैंने n की वैल्यू 14 मान ली, तो यहां आ जाएगा 14C2 दैट इज 91, तो यहां आ जाएगा 91 प्लस 14 माइनस k बराबर 100, तो यहां पर k की वैल्यू 5 आ जाएगी। भाई आप वो ये बोल रहा है कि 14 लोग प्रेजेंट थे, तो 14C2 हैंडशेक हुए 91, 14 में से 5 लोग छोड़ गए, 9 लोग बचे, तो जब मैं पहुंचा तो मैंने 9 लोगों से हाथ मिलाया, तो टोटल हैंडशेक 100 हो गए। लेकिन बच्चा बोलेगा कि सर n की वैल्यू 13 भी हो सकती है। मैंने कहा रख के देख, n की वैल्यू 13 रखी, तो 13C2 कितना हो जाएगा, 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, यहां आ जाएगा 13 6 78, तो यहां आ जाएगा बच्चों 78 प्लस 13 माइनस k और इज इक्वल टू 100। तो एक बार बताओ, ये जो है वो 22 होना चाहिए, तो आपको k की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर नेगेटिव में आ जाएगी। और k जो है वो तो नंबर ऑफ पर्सन है, तो k को पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसीलिए n की जगह तो गलत हो गया, n की वैल्यू 14 है, k की वैल्यू 5 है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया कितने लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे, तो भैया 5 लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे, 5% पार्टी छोड़ के जा चुके थे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार समझ आया हो। चले आगे, चलिए ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, ISI 2013 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग दीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ये कह रहा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ 10 A's and 8 B प्लेस्ड इन अ रो। भैया एक रो में 10 A है और 8 B है, ठीक है सर। वाई अ रन, एक रन चलाया, बी मीन वन और मोर लेटर्स ऑफ सम सेम टाइप। मतलब एक रन चलाया, बहुत क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। एक रन चलाया जिसमें कह रहा है कि वन और मोर लेटर्स ऑफ सेम टाइप प्लेस साइड बाय साइड। मतलब एक रन चलाया कि भैया एक या एक से ज्यादा लेटर एक ही टाइप के एक साथ आ जाए, मतलब जैसे 2 A आ जाए या 3 A आ जाए या 4 A आ जाए या 5 A आ जाए, ऐसे चलाया। Here is an arrangement of 10 A's and 8 B which contain 4 रन ऑफ A। मतलब 4 रन A के चले और 4 रन B के चले। देखो एक रन ये रहा, एक रन ये रहा, एक रन ये रहा और एक रन ये रहा, 4 रन A के। मतलब ये रन का मतलब ये है कि भैया एक रन चले तो कम से कम एक A तो आए। एक A भी आ सकता है, 2 A भी आ सकते हैं, 3 A भी आ सकते हैं, 4 A भी आ सकते हैं। और ऐसे ही 4 रन B के चले, ठीक है भैया, 4 रन B के चले। तो ये कह रहा है कि भैया ए और अल्टरनेट आ रहा है, मतलब अगर देखो यहां देखो तो ए आ गए, ठीक है। तो यहां आ गया भैया बी, फिर यहां आ गया भैया ए आ गया, ठीक है। फिर यहां आ गया बी आ गया, ठीक है। फिर क्या आ जाए भैया, 4 रन चलने चाहिए, एक रन ये चल गया, एक रन ये चल गया, फिर भैया दूसरा रन चल गया, फिर दूसरा रन, फिर तीसरा रन आ गया, एक ए आ गया, या दो एक ए आ गया, फिर तीसरा रन में क्या आ गया, 2 B आ गए, फिर भैया 5, चौथा रन चल गया। अब देखो 3 और 2 5 1 6, तो यहां पर भैया 4 A आ गए। अब ये 2 और 3 5, 5 1 6, फिर भैया 4 B आ गए। तो ऐसे रन चलाने की बात कर रहा है वो, ठीक है, कि भैया ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। एक बार रन चले तो भैया एक A आए या 2 A आए या 3 A आए, कुछ भी आ सकता है, बट कम से कम एक होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 10 A and 8 B, अभी भी 10 A और 8 B हैं, कैन बी अरेंज इन अ रो सो दैट 4 रन ऑफ A चले और 4 रन ऑफ B चले। तो भैया इसमें भी 4 रन ऑफ A चला था, 4 रन ऑफ B, मैंने जो चलाया वो भी 4 रन ऑफ A 4 रन ऑफ B। मतलब ऐसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया एक रन, दूसरा रन, तीसरा रन, चौथा रन। देखो ये ए का रन हो, ये बी का रन हो, फिर ए का रन हो, फिर बी का रन, फिर ए का रन, ये बी का रन, फिर ए का रन और ये बी का रन, ठीक है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कहा कैसे, कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ये बी का रन हो फिर ए का रन, लेकिन फिर ए के बाद बी ही आना चाहिए, क्योंकि फिर वो तो पूरा रन ही एक साथ हो गया। फिर बी का रन, फिर ए का रन, फिर बी का रन, फिर बी का रन, फिर ए का रन।
तो सर ये दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब इसके अंदर चाहे 4 ए आ जाए चाहे 5 ए आ जाए कुछ भी आ जाए, पर ये दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है। इस क्वेश्चन को समझने का एक बहुत आसान तरीका है कि भैया ऐसे दो टाइप के अरेंजमेंट आपको निकालने पड़े। पहले मैंने देखा कि सबसे लॉजिकल बात कि भैया ए चला, अब ए चल के जैसे ही रुकेगा फिर बी चलेगा, क्योंकि अगर ए ही पूरा चल गया तो एक ही रन में सारे 10 के 10 भर दिया आपने, भाई कुछ तो रोकना पड़ेगा। फिर बी चला, ऐसे ही फिर ए चला फिर बी चला। सर उल्टा भी चल सकता है, पहले बी चले फिर ए चले, दो टाइप। और यहां पर बेगर्स मेथड लग जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बच्चों को समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा देख भाई कि यहां पर क्या है, ए की कितनी पोजीशन है, ए के कितने बॉक्सेज हैं, ए के कितने बॉक्सेज हैं, 1 2 3 और 4, ए के 4 बॉक्सेज ऑफ ए है। सर 4 बॉक्सेज ऑफ ए में 10 आइडेंटिकल ए डिस्ट्रीब्यूट करने, बहुत समझना बहुत ध्यान से। 4 ए के बॉक्सेज हैं, चारों में 10 आइडेंटिकल ए डिवाइड करने हैं और कम से कम एक एक ए तो मिले। तो इसके तरीके कितने होंगे, तो कम से कम एक एक में से भैया 4 तो गए, तो 10 में से जब 4 गए तो 6 बचे, तो भैया एक एक ए तो चारों के पास दे दिए। अब बचे कुछ 6 ए है, वो इन चारों बॉक्सेज में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो कैसे हो जाएंगे, 6 + 4 - 1, भैया 6 ए है 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने, C4 - 1, तो यहां आ जाएगा आपका 9C3। तो 9C3 तरीके से आप इन चारों बॉक्सेज में ए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और सर बी कितने हैं, बी 8 हैं, बी कितने हैं, 4 बॉक्स ऑफ बी हैं, 4 बॉक्सेज ऑफ बी हैं। 4 बॉक्सेज ऑफ बी में आपको क्या करना है भैया, 4 तो पहले ही दे दिए, तो बच गए क्या, 8 - 4 4 बच गए। अब 4 बी को आपको 4 बॉक्स में डिवाइड करना है, तो 4 + R - 1, ये तो फॉर्मूला है बेगर्स मेथड का, तो यहां आ जाएगा 7C3। मतलब ये जो तरीका है इसमें जो है आपको 9C3 तरीके से आप ए को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और 7C3 तरीके से आप बी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और सिमिलर ये जो है ये क्या है भैया, फैक्टोरियल 2 का अरेंजमेंट है, ठीक है। यहां भी 9C3 आ जाएगा और ये 7C3, तो ये जो हो गए ये टोटल बेस हो गए। टोटल बेस क्या हो गए रन चलाने के, वो क्या हो गए 2 × 9C3। और यही ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ये सबसे बढ़िया सवाल है आईएसआई का, बहुत बढ़िया सवाल, जहां आपको सोचना पड़े कि ए और बी के रन कैसे चलाएं। सिमिलर बात समझ में आई। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए CMI 2010 का होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है CMI 2013 का, और कुछ DPP में डलवा दूंगा मैं आपके में ना, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। ऐसे ही अमेजिंग सेशंस हम आपके लिए और लाते रहेंगे। आज का केवल मोटो है आपसे जो है क्वेश्चंस का पता लगना कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लॉजिक्स लगाने हैं और क्या लॉजिक, और इसके लिए PHP का एक सेशन मैं आपको लिए आगे लाने वाला हूँ। PHP का एक सेशन अपन लोग देखेंगे ISI के लिए, ठीक है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन का, ठीक है, पिजनहोल के प्रिंसिपल्स, ठीक है, PHP, ठीक है, ये सब लोग आप जरूर पढ़ें, ठीक है। और अगर आप देखा जाओ तो कॉम्बिनेटोरिक्स में भी जो IUCAM के सेशन चलते हैं वहाँ भी PHP का सेशन वहाँ पर रिकॉर्डेड है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और आगे अपकमिंग में मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। कि आप बताइए कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन और क्या आपकी डिमांड है, जरूर से जरूर हमें बताएं। ऐसे ही सेशंस में आपके लिए और लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।